हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं मैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और उतनी अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। और आज हम हमारी आर एस शर्मा की प्राचीन भारत के इतिहास की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोग बात कर चुके थे लिथिक एज की, या मैं कहूं अभी तक हम बात कर चुके थे पत्थरों की कहानी की। हमने ये देखा कि कैसे मनुष्य ने, जैसे जैसे मनुष्य विकसित होता गया, होमो सेपियंस सेपियंस जब हम पहुंच गए, तो किस तरीके से हमने आग लगाना सीखा, किस तरीके से हमने जाना, हमने दो पैरों पे खड़ा होना सीखा, हमने जाना कि हमने पत्थरों से कैसे औजार टूल्स बनाना सीखे और कैसे उन टूल्स को हम लोग हंटिंग और गैदरिंग के लिए यूज किया करते थे। हमारी राजस्थानी भाषा में कहूं तो अभी तक हम लोगों ने भाटों की कहानी के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है। आज उन भाटों की कहानी या उस पत्थर की कहानी या फ्रॉम स्टोन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अब हम पहुंचेंगे लिथिक एज से चालकोलिथिक एज की तरफ। अब हम पहुंचेंगे कॉपर की तरफ। तो फ्रॉम द स्टोन टू कॉपर्स आज हम ये कहानी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लिथिक, एक पाषाण सभ्यता, एक पाषाण काल किस में परिवर्तित हुआ। वो परिवर्तित हुआ चालकोलिथिक एज में। क्या क्या चालकोलिथिक एज की विशेषताएं थी भारत में, ये चालकोलिथिक एज कहां कहां पे थी, और यहां से यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में भी अपनी प्री एग्जामिनेशन में और साथ ही साथ मेंस एग्जामिनेशन में कई बार सवाल पूछे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि चालकोलिथिक एज की फेमस साइट्स कौन कौन सी थी और वो कहां कहां पे सिचुएटेड थी। तो चलिए शुरू करते हैं चालकोलिथिक एज की कहानी मेरे यानी मुकुल भारद्वाज के साथ। सबसे पहले आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, लेक्चर ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो आज हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग द ट्रांजिशन, कि कैसे फ्रॉम द जो स्टोन एज है हम उससे ट्रांजिशन में पहुंचेंगे, कहाँ पे चालकोलिथिक एज में चेंज कैसे होगा। साथ ही साथ हॉलिस्टिक कवरेज हम लोग करने की कोशिश करेंगे चालकोलिथिक एज की। रीजनल डाइवर्सिटी, क्या पूरे इंडिया में एक ही टाइम पे चालकोलिथिक एज थी या राजस्थान में अलग टाइम पे, डेक्कन में अलग टाइम पे, अगर एक ही टाइम पे थी तो उन दोनों के बीच में इंटरलिंकेजेस क्या क्या थे। ये जो लेक्चर रहने वाला है इट इज एग्जाम ओरिएंटेड मोर। अगर आप देखोगे कि आर एस शर्मा जो किताब है वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की दृष्टि से लिखी गई है, और उसमें से भी जहां जहां से यूपीएससी ने सवाल पूछे हम लोग उन एरियाज को टारगेट करते हुए चलेंगे। और साथ ही साथ ये जो लेक्चर रहने वाला है बाइलैंग्वेज रहने वाला है, ताकि हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों को संबोधित सिविल सेवा जो परीक्षा का ये प्लेटफॉर्म है, इससे आप सभी को फायदा मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि चालकोलिथिक एज है क्या। इंट्रोडक्शन टू द चालकोलिथिक एज। अब ये जो चालकोलिथिक है, चालकोलिथिक में हमको इस वर्ड में तो कहीं कॉपर तो देखने को मिल नहीं रहा है। तो इस ये जो वर्ड है चालकोलिथिक, ये कौन सी भाषा के शब्द से मिलके बना है? ग्रीक भाषा के शब्द से मिलके बना है, जिसमें आपको चालकोज एंड लिथोज मिलेगा। अब चालकोज और लिथोज का मतलब क्या है? चालकोज का मतलब तो हो जाता है कॉपर। क्या हो जाता है? कॉपर हो जाता है। और लिथ का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है? स्टोन होता है। क्या होता है? स्टोन होता है। इसका मतलब ये एक ऐसा टाइम पीरियड है, एक ऐसा ट्रांजिशन जोन है जब ह्यूमन ह्यूमन कहां से कहां ट्रांसफर हो रहे थे? स्टोन एज से ट्रांसफर हो रहे थे कॉपर की तरफ। तो एक ट्रांजिशन मिलेगा आपको। ऐसा नहीं हुआ कि आज तक हम लोग स्टोन यूज कर टूल्स यूज कर रहे थे और कल से हम लोग किस पे स्विच हो जाएंगे, कल से हम कॉपर टूल्स पे स्विच हो जाएंगे। नहीं, तो कैसा हुआ होगा, हम लोग काफी समय से स्टोन टूल्स यूज कर रहे हैं, तो धीमे धीमे आप पाओगे स्टोन टूल्स यूज होना कम होंगे और धीमे धीमे इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा किसका? कॉपर टूल्स का। और एक टाइम ऐसा होगा कि कॉपर टूल ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएंगे किसके कंपैरिजन में? स्टोन के कंपैरिजन में। This is a transition phase characterized by the simultaneous use of stone and copper। तो जैसा हम लोग बात कर रहे थे कि दोनों ही टूल्स यूज हो रहे थे, स्टोन टूल्स भी यूज हो रहा था इस समय और कॉपर टूल्स भी यूज हो रहे थे। While the world context saw the rise of Chalcolithic much earlier। ये एक विशेष बात है जो आपको समझनी होगी कि भारत में जो चालकोलिथिक एज है वो विश्व के मुकाबले काफी बाद में आई है। ये लाइन आर एस शर्मा सर की किताब में लिखी हुई है, देखिए। While the world context saw the rise of Chalcolithic age much earlier in India, it generally flourished from 4000 BCE to 7000 BCE। ठीक है।
और ये किसके बाद आती है? तो हमने याद करो, स्टोन एज में हमने जो लास्ट एज पढ़ी थी वो कौन सी एज थी? नियोलिथिक पीरियड में। क्या? नियोलिथिक पीरियड में। तो जैसे जैसे नियोलिथिक पीरियड में आप आगे बढ़ोगे आप पाओगे कि आप कौन सी एज में पहुंच गए हो? स्टोन एज से चालकोलिथिक एज में पहुंच गए हो। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि नियोलिथिक एज के बाद कौन सी एज आएगी? चालकोलिथिक एज आपको देखने को मिलेगी। और इंडिया में कब से कब तक आ रही है, बात भी ध्यान रखिएगा, कब से कब तक रहती है? 4000 से लेके 4002 कब तक? 700 बीसी तक आपको देखने को मिलेगी। कब तक देखने को मिलेगी? 700 बीसीई तक इंडिया में चालकोलिथिक एज आपको देखने को मिलती है। चालकोलिथिक का मतलब आप समझ गए कि यहाँ पे स्टोन टूल्स और कॉपर टूल्स का साइमल्टेनियस यूज हो रहा था। अब ये ट्रांजिशन समझते हैं नियोलिथिक से लेके चालकोलिथिक तक। ठीक है, एक संक्रमण काल है जहाँ पे नियोलिथिक में स्टोन टूल्स यूज होना कम हो रहे हैं और चालकोलिथिक में कॉपर टूल्स यूज होना शुरू हो रहे हैं। तो नियोलिथिक फाउंडेशन, नियोलिथिक जो कम्युनिटीज थी हमने देखा था, इन्होंने पहला अपना रूरल सेटलमेंट बना रहना शुरू कर दिया था। ये लोग एक साथ रहना इन्होंने शुरू कर दिया था। साथ ही साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि इनके जो टूल्स थे वो कैसे थे? पॉलिश टूल्स है। याद करो हमने पढ़ा था कि जो पैलियोलिथिक एज है उसमें सबसे पहले जो एज है उसमें पत्थर के बड़े जो टूल्स है वो यूज हो रहे थे। फिर हमने देखा फ्लेयर्स यूज होना शुरू हुए, माइक्रोलिथ यूज होना शुरू हुए और लास्ट में नियोलिथिक तक आते आते टूल्स कैसे हो गए? टूल्स हो गए पॉलिश टूल्स। साथ ही साथ नियोलिथिक में हमने ये भी देखा था कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया था प्रिमिटिव तौर पे और फूड प्रोडक्शन इन लोगों ने शुरू कर दिया था। एग्रीकल्चर होना शुरू हो गया था, इसीलिए किस पे पहुंच गए थे? ये अपने सेटलमेंट्स पे पहुंच गए थे। तो ये नियोलिथिक में काम हो रहा था। अब जब ये नियोलिथिक में काम हो रहा था तो उसी समय किसकी खोज हो जाती है? डिस्कवरी ऑफ मेटल, मेटल की खोज हो जाती है। द डिस्कवरी एंड यूज ऑफ कॉपर मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट इवेंट है। ये किसके लिए? क्यों सिग्निफिकेंट है? इस बात को समझो कि अभी से पहले, इस कॉपर की खोज से पहले हम लोग सिर्फ टूल्स जो यूज कर रहे थे वो किसके बने हुए थे? वो चट्टानों से बने हुए थे, पत्थर से बने हुए थे, रॉक से मिलके बने हुए थे। लेकिन जैसे ही हमें खोज किसकी हो गई? हमें कॉपर की खोज हो जाती है। तो उसके बाद अब जितने भी टूल्स बनेंगे, एडवांस जितने भी टूल्स बनेंगे वो सब किससे बनेंगे? वो सब कॉपर से बनेंगे। साथ ही साथ जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टोन के टूल्स, तो आप स्टोन को आपने देखा, आपको लगा, आपने उसको तोड़ा और उसको यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन कॉपर टूल्स आप ऐसे नहीं बना सकते। कॉपर टूल्स के लिए यू नीड अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑफ मेटलर्जी। मेटलर्जी के ज्ञान के बिना आप कॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते चट्टानों से, कॉपर एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। साथ ही साथ कॉपर से क्या नहीं बना सकते हो? टूल्स नहीं बना सकते हो। तो यहां पे आप देख रहे हो एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट भी लोगों का होता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, अब ये समझो कि आपके लिए मेटल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो गई है। अभी से पहले तो केवल क्या इंपॉर्टेंट था आपके लिए? स्टोन और आपके लिए हंटिंग इंपॉर्टेंट थी, जहां जानवर मिलेंगे वहां आप जाओगे। लेकिन अब मनुष्य को समझ में आने लगा कि मेरे लिए, मेरे जीवन के लिए मेटल भी जरूरी है। तो अब आप देखोगे कि नदियों से दूर भी आपको सेटलमेंट्स देखने को मिलेंगे। नदियों से दूर जा रहे हो तो मतलब अब आप क्या कर रहे हो? अपना एक्सपेंशन होते हुए आपको देखने को मिलेगा। किसका? सेटलमेंट्स का। देखो, द नीड फॉर कॉपर मेटल प्रमोटेड पीपल टू मूव बियॉन्ड देयर लोकल सेटलमेंट। जो लोकल सेटलमेंट है नदियों के आसपास है, अब उससे दूर जा रहे हैं। दिस लेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ चालकोलिथिक कल्चर अक्रॉस डिफरेंट रीजन। तो पूरे रीजन में आप देखोगे उस समय सेटलमेंट्स बन रहे हैं और जो पहले सेटलमेंट्स केवल एक लिमिटेड ज्योग्राफी में लिमिटेड थे, वो अब क्या कर रहे हैं? एक्सपेंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट है साइमल्टेनियस डेवलपमेंट। साइमल्टेनियस डेवलपमेंट का आप देखोगे कि जब चालकोलिथिक एज चल रही है बहुत सारी जगह, उसी समय हड़प्पन एज भी शुरू हो जाएगी। आप ये देखो, लिखा हुआ है द चालकोलिथिक कल्चर को एग्जिस्टेड विद द मोर एडवांस अर्बन हड़प्पन सिविलाइजेशन विच यूज्ड ब्रॉन्ज। तो हमें हड़प्पा को तो हम क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज। और ब्रॉन्ज तो किससे बनता है? ब्रॉन्ज तो दो मेटल से मिलकर बनता है। इसका मतलब हड़प्पा वाले लोगों को मेटलर्जी के नॉलेज चालकोलिथिक एज वालों से ज्यादा थी, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं? उसको
कि मोर एडवांसमेंट कल्चर कौन सा है, हड़प्पन कल्चर है, क्योंकि वहां पे ब्रॉन्ज यूज हो रहा है। और हड़प्पा जब जिस समय डेवलप हो रहा है उसी समय एक एज एग्जिस्ट कर रही है, जिसको हम कौन सा पीरियड कह रहे हैं, कौन सी एज कह रहे हैं, कौन सा एज कह रहे हैं, चालकोलिथिक एज जिसे कहा जा रहा है, जहां पे कॉपर यूज हो रहा है। ठीक है, it is important to note that many Chalcolithic culture were technologically pre-Harappan even though they appeared chronologically after it. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और इस बात से प्री में सवाल पूछा जा सकता है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा के समय हम कह रहे हैं कि हड़प्पा एक ब्रॉन्ज एज है, वहां पे ब्रॉन्ज यूज हो रहा है। और ब्रॉन्ज कैसे बनता है? दो मेटल्स को मिला के ब्रॉन्ज बनता है। लेकिन चालकोलिथिक जिसमें केवल क्या यूज हो रहा है? कॉपर यूज हो रहा है। लेकिन बहुत सारी ऐसी साइट्स भी आपको देखने को मिलेंगी जो हड़प्पा के आसपास एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन फिर भी वो केवल किस टूल्स का यूज कर रही हैं? केवल कॉपर का वो यूज कर रही हैं। तो उसको भी आप क्या कौन सी एज कहोगे? उनको आप चालकोलिथिक एज में रहने वाले लोग कहोगे। और इसलिए उन साइट्स को आप कौन सी साइट्स कहोगे? प्री हड़प्पन। प्री हड़प्पन है वो टेक्नोलॉजिकली। क्यों? क्योंकि अभी तक उन्हें यही नहीं पता लगा है कि दो मेटल्स को मिला के हम क्या बना सकते हैं? ब्रॉन्ज बना सकते हैं। अब आपको शायद ये लग रहा होगा कि सर ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि उनको ये नहीं पता और बाकी लोगों को ये पता है। देखो, मेटलर्जी आज भी मैं कहूं कि मेटलर्जी तो बहुत सारे हम में से भी, आप तो अपन लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अभी हमको भी शायद पूरी तरीके से नहीं पता कि मेटलर्जी का मतलब क्या है। लेकिन उस समय कब की हम बात कर रहे हैं? 700 बीसी, 4000 बीसी के आसपास की हम लोग बात कर रहे हैं। उस समय लोगों को ये पता था कि रॉक से हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं कॉपर को। दैट मीन्स दे वर इंटेलिजेंट। इसीलिए हमने कहा था, याद हो आपको, होमोसेपियंस को हमने वाइज मैन कहा था। और उसके बाद जो है होमोसेपियंस सेपियंस, उसका मैंने आपको बताया कि दिमाग की साइज लगातार क्या हो रही है? बढ़ रही है। और अब इतनी वो समझ विकसित कर चुका है कि आप केवल पत्थर के हथियारों से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे किसके हथियार भी चाहिए? मुझे मेटल से बने हुए हथियार चाहिए। चलिए आगे चलते हैं चालकोलिथिक एज में। अब ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक मैप आपको देखने को मिल रहा है, साथ ही साथ कुछ साइट्स लिखी हुई हैं स्टेट वाइज। राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में चालकोलिथिक एज की बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिलती हैं और बहुत ही प्रोमिनेंट साइट्स भी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे राजस्थान में। आहड़ एक पूरी सभ्यता थी जो आपको राजस्थान में देखने को मिलती है। गिलुंद, दोनों ही साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी दृष्टि से? चालकोलिथिक एज के दृष्टि से और हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अगर आप में से कोई आरएएस की तैयारी कर रहा है तो उनको पता होगा कि आहड़ से कितनी बार आरपीएससी ने आरएएस की परीक्षा में सवाल पूछा है। उसके बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में आपको कायत, मालवा, नागदा, ईरान और नवा दातोली, ये साइट्स आपको देखने को मिलेंगी किसमें? मध्य प्रदेश में। इसके मैप में भी है, ये जो अपन ने बात करी वो सब यहाँ पे आपको मैप में देखने को मिल जाएगा। महाराष्ट्र में एक इस स्पेशल प्रकार का कल्चर आपको देखने को मिलता है जिसे हम जॉर्वे कल्चर बोलते हैं। और वो जॉर्वे कल्चर कहाँ कौन सी साइट पे मिलेगा? उस जगह का नाम है जॉर्वे कल्चर। तो जॉर्वे, दैमाबाद, नेवासा, इनाम गांव, प्रकाश और नासिक। नासिक फेमस है, आज भी फेमस है। बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में नासिक क्यों फेमस है, ज्योग्राफिकली क्यों फेमस है और रिलीजियस वाइज क्यों फेमस है, दोनों चीजें बताइएगा नासिक का। और ये जॉर्वे और इमामगम के बारे में तो हम आगे काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बिहार में चिरांद, हम याद करो पहले भी हमने पढ़ा था चिरांद के बारे में स्टोन एज में। हम फिर से चालकोलिथिक एज में भी किसको पढ़ रहे हैं? बिहार के चिरांद को पढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल की अगर अपन बात करें तो पांडु राजर, धिबी और महिषादल, ये साइट्स हैं जो आपको कहाँ मिलेगी? वेस्ट बंगाल में। इसके अलावा यूपी में आपको मिलेगी खैरादी और नरहा। तो ये साइट्स आपको याद होनी चाहिए, इसके लिए मैंने मैप दिया हुआ है। इस मैप से आप ये सारी साइट्स को क्या कर सकते हो? डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ये गिलुंद और आहर आप देख पा रहे हो कौन से रिवर है यहाँ पे? बनास रिवर के बिल्कुल सहारे आपको देखने को मिलेंगे। आगे बहुत अच्छे डिटेल में इसको पूरे हम लोग आज देखने वाले हैं। चालकोलिथिक एज की सामान्य विशेषताएं, चालकोलिथिक जो संस्कृति है, जितनी भी संस्कृति अभी हमने देखी, सब जितनी भी साइट्स मैंने आपको बताई, इन सब में अलग अलग टाइप का संस्कृति आपको देखने को मिलेगी, अलग अलग टाइप का कल्चर आपको देखने को मिलेगा। इन कल्चर्स में कुछ क्या थी? विशेषताएं थी। उन विशेषताओं को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इन सब, ये चालकोलिथिक एज है, इसका मतलब इन सब के पास एक नॉलेज है, टेक्नोलॉजी की नॉलेज है। और कौन सी टेक्नोलॉजी की? मेटलर्जी की नॉलेज है। टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ बोथ स्टोन टूल्स एंड द
कॉपर इम्प्लीमेंट्स। तो ये दोनों के बारे में इनको जानकारी है और इसकी नॉलेज भी है। इकोनॉमी, अब ये सेटल हो गए, रूरल सेटलमेंट बनना शुरू हो गया है, तो इनको किसकी नॉलेज है? एग्रीकल्चर की नॉलेज है। लेकिन अभी जो एग्रीकल्चर है उसमें सरप्लस प्रोडक्शन होता हुआ आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये एग्रीकल्चर कैसा है? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर है। इसका मतलब ये लोग इतना ही उगा पा रहे हैं जितना ये खुद कंज्यूम कर सके, ये बेच नहीं रहे हैं अभी किसको? अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, ठीक है। और एनिमल डोमेस्टिकेशन तो हो ही रहा है, इससे पहले से शुरू हो गया था एनिमल डोमेस्टिकेशन। सेटलमेंट्स, सेटलमेंट्स की हमने बात करी, कैसा सेटलमेंट है? अभी रूरल सेटलमेंट है। कैसा? रूरल सेटलमेंट है। और अभी ज्यादातर गांव कहां पर हैं? लोकेटेड नियर रिवर्स एंड हिल्स। लेकिन धीमे धीमे चालकुलिथिक एज में अभी हमने देखा फॉर द सर्च ऑफ कॉपर, ये क्या करेंगे? ये धीमे धीमे एक्सपेंड होना शुरू हो जाएंगे। पॉटरी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे डिस्टिंक्टिव व्हील टर्न पॉटरी आपको देखने को मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब जैसे जो आपने देखा होगा बहुत सारी जगह आज भी कि पहिए को घुमाया जाता है, आजकल तो खैर मोटर आ गया है उसकी जगह, और फिर उससे पॉट्स बनाए जाते हैं। तो उस समय भी इसी व्हील से क्या बनाई जा रही है? पॉटरी बनाई जा रही है। एंड दे वर ऑफन पेंटेड, उन पे पेंट भी आपको देखने को मिलेगा, कलर आपको देखने को मिलेगा। और ब्लैक एंड रेड वेयर, ये पॉटरी बड़ी फेमस है किसकी? चालकोलिथिक एज की। इससे पूरा यूपीएससी ने सवाल कई बार यहां से पूछा है कि कौन सी पॉटरी आपको मिलेगी चालकोलिथिक में, तो ब्लैक एंड रेड, काले और लाल रंग की पॉटरी आपको देखने को मिलती है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है BRW, तो ये ध्यान रखना BRW। आगे हम पढ़ेंगे ओकर जो कलर है वो भी आपको देखने को मिलेगा, तो चीजें बदलेंगी, लेकिन आपको याद रखना BRW ये कहां मिलेगा? चालकोलिथिक एज में आपको देखने को मिलता है। हाउसेस की अगर अपन बात करें तो ये मड से बनी हुई होती थी, और एक स्पेशल प्रकार की वो चीज बनाते थे जिसको रीड कहते थे। और ये रीड बनती कैसे थी? वेटल एंड दौब से बनती थी, ठीक है। और मड ब्रिक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। घर कैसे थे? कच्चे घर हैं, समझ में आ रहा है। ब्रिक यूज कर रहे हैं, लेकिन वो कैसी ब्रिक है? मड से बनी हुई ब्रिक है। और बरियल प्रैक्टिस की अगर अपन बात करें तो स्पेसिफिक मेथड से आगे हम पढ़ेंगे कि बहुत सारी साइट से हमने ये भी पता लगाया है कि वहां पे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा थी। तो कैसे पता लगा? बरियल प्रैक्टिस हमने देखी है, सच एज अर्न बरियल्स अंडर हाउसेस फ्लोर्स। तो ये सब चीजें देखेंगे कि किस प्रकार से बरियल प्रैक्टिसेस उस समय होती थी, किस तरह से लोगों को दफनाया जाता था। नेक्स्ट अगर चीज की बात करें उनके टूल्स एंड टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो मटेरियल वो कौन सा यूज कर रहे हैं? स्टोन ब्लेड्स विद माइक्रोलिथ एज अ की पार्ट ऑफ देयर टूल किट्स। तो स्टोन ब्लेड्स, जिससे वो क्या कर सकें? जिससे वो कट कर सकें। और साथ ही साथ किसको यूज कर रहे हैं? माइक्रोलिथ को वो यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने देखा ये क्या है? ट्रांजिशन जोन है, यहाँ पे स्टोन और कॉपर दोनों यूज होता हुआ देखने को मिलेगा। कॉपर, दे वर एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ एंड न्यू हाउ टू स्मेल्ट कॉपर। कॉमन कॉपर आइटम्स आर एक्सिस। देखो कुल्हाड़ी किससे बन रही है? एक्सिस से बन जो है वो किससे बन रही है? कॉपर से बन रही है। तो यहां पे आप ये समझ पाओगे कि जितना हड़प्पन जो आपको एज देखने को मिलेगी, या जो ब्रॉन्ज एज और उसके बाद की जो एज आपको देखने को मिलेगी, उसका एक्सपेंशन इतना ज्यादा क्यों हो रहा है ब्रॉन्ज के बाद? अभी कॉपर एज में उतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो पाएगा चालकोलिथिक एज में। उसका रीजन ये है कि अभी एक्स आप किससे बना रहे हो? कॉपर से बना रहे हो। और कॉपर की जो कुल्हाड़ी है वो बड़े बड़े पेड़ों को, जो कठोर पेड़ हैं, उनको नहीं काट सकती। और अगर आपको इंडस से गंगा वैली में आपको आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उन पेड़ों को काटना पड़ेगा। तो अभी ये वो काम नहीं हो पाएगा। स्पेयर हेड्स, फिश हुक्स एंड बैंगल्स, इसका मतलब इनको फिश, ये लोग मछलियां भी पकड़ते थे, फिशिंग क्या करते थे, और बैंगल्स पहना करते थे। आज भी आप देखोगे कॉपर के लोग कड़े पहनते हैं, तो कॉपर बैंगल्स उस समय से पहनी आ रही है। तो जब भी आप आंसर लिखो ना कि भाई कैसे हिस्ट्री प्रेजेंट को इंपैक्ट कर रही है, तो ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्या कर सकती हैं, एक पॉइंट में बना के आप इन सब चीजों को लिख सकते हो। एब्सेंस ऑफ ब्रॉन्ज, इसके बाद तो हमें पता है कि क्या आ जाती है? हड़प्पन एज आ जाती है, जो ब्रॉन्ज एज है। लेकिन यहाँ पे अभी आपको क्या देखने को नहीं मिलेगा? ये चालकोलिथिक एज में या चालकोलिथिक साइट्स में आपको एब्सेंस देखने को मिलेगी किसकी? ब्रॉन्ज की। अ मेजर लिमिटेशन वाज द लैक ऑफ नॉलेज ऑफ मिक्सिंग टिन विथ कॉपर। तो टिन और कॉपर से मिलकर ब्रॉन्ज बनता है। तो अभी कॉपर की तो बात हमें पता है, लेकिन टिन की बात इन लोगों को नहीं पता थी। तो क्रिएट स्ट्रॉन्गर मेटल ब्रॉन्ज, दिस इज अ की डिफरेंस फ्रॉम द हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को इसीलिए ज्यादा डेवलप माना जाता है बिकॉज
those people have knowledge how to mix copper with tin and form a new alloy which is known as the bronze. ठीक है, नो प्लो और हो। अभी तक आपने देखा था कि जो खेती हो रही थी वो कहाँ पे हो रही थी, तो आप कहोगे इंडस वैली के आसपास हो रहे थे। गंगा के अगर आसपास आपको खेती करनी है तो एलुवियल सॉइल है, और वो कैसी है, बहुत ही टफ सॉइल है। अगर वहां पे खेती करनी है तो आपको क्या चाहिए, आपको हल चाहिए, कॉपर के हल। यहाँ पे आपको क्या क्या लिखा जा रहा है साफ साफ, नो प्लो, एविडेंसेस ऑफ द हो और द प्लो इज रेयर, सजेस्टिंग एग्रीकल्चर वाज नॉट इंटेंसिव। तो बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि बहुत ज्यादा विस्तार के रूप में आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। आप इंडस पे भी एग्रीकल्चर कर रहे हो, इंडस के आसपास गंगेटिक वैली में भी आप एग्रीकल्चर कर रहे हो। क्यों? क्योंकि हल नहीं बनाए जा रहे थे। और हल क्यों नहीं मिलेंगे, आप समझो, कॉपर जो है बहुत ज्यादा जो टफ है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। किसके मुकाबले? आयरन के मुकाबले। अगर टफ नहीं है और मिट्टी अगर आप उससे खोदोगे तो क्या होगा, कुछ दिनों में वो टूट जाएगा। तो इस कारण यहाँ पे आपको क्या देखने को नहीं मिलेंगे, हल देखने को नहीं मिलेंगे। इंस्टेड दे माइट हैव यूज्ड डिगिंग स्टिक्स। क्या यूज कर रहे थे? डिगिंग स्टिक्स, परफोटेड स्टोन डिस्क। तो स्टोन से बने हुए टूल्स ही वो यूज कर रहे थे, किसके लिए? अभी उस मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए। तो ये बात आपको पता लगे कि उस समय के टूल्स कैसे हुआ करते थे और उनके पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी थी। बात करें उस समय के एग्रीकल्चर की, तो चालकोलिथिक एज में कौन कौन सा एग्रीकल्चर वो कर रहे हैं, कौन सी क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, कौन कौन से एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, इसको भी समझते हैं। क्रॉप्स, दे कल्टिवेटेड अ वैरायटी ऑफ सीरियल्स एंड द पल्सेस। तो इंडिया की अगर बात हो, इंडिया के किसी भी एज की हम बात हो, सीरियल्स को हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आज भी आपने देखा होगा सीरियल्स की इंपॉर्टेंस लगातार सरकार क्या चाहती है कि लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप क्या खाओ, मोटा अनाज खाओ। तो सीरियल्स कब से हम लोग खा रहे हैं, आप देखो, चालकोलिथिक एज एंड पल्सेस। उस समय भी हम क्या खा रहे थे? पल्सेस खा रहे थे। अब इसमें भी अलग अलग, क्योंकि पूरे इंडिया में सेम टाइप का क्या नहीं है, क्लाइमेट नहीं है। तो अगर अलग अलग क्लाइमेट है तो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन होंगे, और ड्यू टू दैट आप पाओगे हर पूरे भारत में सेम प्रकार की खेती नहीं हो रही है। तो वेस्टर्न इंडिया में क्या हो रहा है, देखो, वीट, बार्ले, लेंटिल्स आपको देखने को मिलेंगे कहाँ पे? वेस्टर्न इंडिया में। ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया की अगर अपन बात करें, राइस आपको देखने को मिलेगा। आज भी आप पाओगे कि साउथ इंडिया में राइस, और किसकी हम बात कर रहे हैं? ईस्टर्न इंडिया की हम बात कर रहे हैं। एनिमल्स की अगर अपन बात करें तो उन्होंने काउज डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिया, कैटल्स को। शिप्स एंड गोट्स ये पहले भी हो रही थी। इसके अलावा पिग्स एंड बफेलोज। तो ये बात ध्यान रखना, चालकोलिथिक एज में काउ के साथ साथ हम किसको भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं? बफेलोज और पिग्स को भी डोमेस्टिकेट कर रहे हैं। ये नाम आपको याद रहेंगे, काउज, शेप, गोट्स। लेकिन जो आप भूलोगे वो होगा पिग एंड बफेलोज। तो ये बात ध्यान रखना, पिग एंड बफेलोज को हम चालकोलिथिक एज में डोमेस्टिकेट करना शुरू कर दिए थे। अच्छा, अब इनका काम क्या था? तो एक तो स्लॉटर के काम में आया करते थे, साथ ही साथ जो कैटल्स थे वो मिल्क के लिए हम लोग काम में लेते थे। ठीक है, लेकिन फूड बट डिड नॉट मिल्क देम फॉर अ डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम काम में इनको नहीं लेते थे। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। दिस इंडिकेट्स अ लेस एडवांस लेवल ऑफ रिसोर्स यूटिलाइजेशन। भाई आप उनके दूध को किसके लिए काम में नहीं ले रहे हो? डेयरी प्रोडक्शन के लिए काम में नहीं ले रहे हो। इसका मतलब अभी आप रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, बात ध्यान रखना। सबसिस्टेंस लेवल, तो एग्रीकल्चर कैसा था? सबसिस्टेंस था, सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। अभी ना तो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ है जैसे गंगेटिक वैली में थी, साथ ही साथ अगर जमीन उपजाऊ है तो आपके टूल्स इतने एडवांस नहीं है कि आप कर सको सरप्लस प्रोड्यूस आप कर सको। तो ये तो बात करी किसकी? एग्रीकल्चर की। अब बात करते हैं पॉटरी की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल बनते हैं यहां से पॉटरी से, है ना, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। The Chalcolithic people were first to use पेंटेड पॉटरी। तो अभी तक क्या न्यूलिथिक में आपने पॉटरी पढ़ी थी? तो पॉटरी तो पढ़ी थी लेकिन पेंटेड पॉटरी नहीं थी। सबसे पहले पेंटेड पॉटरी कहाँ पे यूज हो रही है? चालकोलिथिक एज में यूज हो रही है। कौन सी टाइप की यूज हो रही है? तो अभी हमने पढ़ा था BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो काले और लाल रंग को वो यूज करके क्या बना रहे थे? अपनी पॉटरी पे पेंट कर रहे थे। एंड मोस्ट प्रेवलेंट टाइप ऑफन डेकोरेटेड विद अ व्हाइट लाइनर डिजाइन। तो यहाँ पे जैसे ब्लैक यूज किया, यहाँ पे रेड यूज किया, और बीच में क्या यूज कर लिया? व्हाइट यूज कर लिया। तो इस प्रकार से अपनी पॉटरी पे वो डिजाइन कर रहे थे, अपनी पॉटरी को वो डेकोरेट कर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा
दे ऑल्सो प्रोड्यूस ब्लैक ऑन रेड वेयर विद अ मेटल सरफेस। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? जॉर्वे, जो महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। तो मेटल सरफेस पे भी ये लोग पेंट कर रहे थे। एंड लस्ट्रस रेड वेयर, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? प्रभास एंड रंगपुर कल्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। कौन से वेयर हैं? लस्ट्रस रेड वेयर, जो लाल रंग के चमकीले जो बर्तन है वो आपको देखने को मिलते हैं। और किस टाइप की पॉटरी थी ये? तो ये व्हील टर्न पॉट्स थे। किससे बनाए थे? पहिए को घुमा के ये अपने बर्तनों का निर्माण कर रहे थे। और किस लिए काम में करते थे? कुकिंग के काम में किया जाता था, ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड स्टोरेज पर्पस के लिए काम में लिया जा रहा था। ठीक है, साथ ही साथ आप ये समझो, आज जिसमें हम लोग खाना खाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? प्लेट या थाली बोलते हैं। और पानी पीने का आपने लोटा अगर देखा है तो उस टाइप से बर्तन यूज किए जाते थे खाने के लिए, लोटा एंड थाली। कौन सी एज में? चालकोलिथिक एज में। और आप सोचो आज भी अगर आपके घर में लोटा होगा तो मोस्ट ऑफ द लोटास जो इंडिया में आपको देखने को मिलेंगे वो किससे बने हुए हैं? कॉपर से बने हुए हैं। आज भी आपने बहुत बार सुना होगा कि रात में जो पानी है वो किस में रखना चाहिए? कॉपर के बर्तनों में रख देना चाहिए, और सुबह उस कॉपर के बर्तन को पानी को पीना चाहिए। तो ये उस समय से परंपरा चली आ रही है। ठीक है, अब एक एक करके इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राजस्थान की जो सबसे इंपॉर्टेंट साइट है आहट। कौन सी साइट है? आहट संस्कृति है। कहां पे मिलेगी आपको? राजस्थान में आपको देखने को मिलेगी। अगर टाइमलाइन की बात करें तो 2100 से 1500 बीसी के आसपास आपको देखने को मिल रही है। लोकेशन कौन सी रिवर है? बनास रिवर वैली। तो यूपीएससी आपसे प्री में मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, आहट और सामने रिवर आपको देती, क्या करवा सकता है? मैच करवा सकता है। दो साइट्स मिलेंगे आपको, आहार एंड गिलुंद आपको देखने को मिलती हैं, दोनों ही राजस्थान में। और कौन सी रिवर पे? बनास रिवर के पास। अब क्या क्या इसके फीचर्स हैं? तो इनको ताम्रवती कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि तांबे के बर्तन बहुत ज्यादा यूज में हुए हैं। द एंशिएंट नेम ऑफ आहार वाज ताम्बवती, मीनिंग अ प्लेस रिच इन कॉपर। कैसी? अ प्लेस इन रिच इन कॉपर। एज क्यों? क्योंकि कॉपर यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिक प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी की अगर अपन बात करें तो अगर हम इनको ताम्रवती कह ही रहे हैं, इसका मतलब इनको किसकी नॉलेज है? कॉपर की नॉलेज है। किसकी नॉलेज है? कॉपर स्मेल्टिंग की इनको नॉलेज है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ माइक्रोलिथ्स, तो ये इंपॉर्टेंट बात है किसकी? आहार और गिलुंद की। कि अभी हम ये कह रहे हैं कि ये चालकोलिथिक एज एक क्या है? ट्रांजिशन जोन है, जहां पे आपको नियोलिथिक एज के स्टोन टूल्स भी देखने को मिल रहे हैं और एडवांस चालकोलिथिक एज के कॉपर टूल्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं। बट जो गिलिंद और आहार है इसमें आपको माइक्रोलिथ्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यूज वेरी फ्यू माइक्रोलिथ स्टोन टूल्स, शायद इसलिए क्योंकि उनके पास कॉपर बहुत ज्यादा था, शायद इस वजह से। अब वी डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, पर यहाँ पे माइक्रोलिथ टूल्स जो स्टोन टूल्स है वो आपको देखने को नहीं मिलते। यहाँ पे जो लोग हैं वो घर बना के रह रहे हैं, और ये जो घर हैं ये बने हुए स्टोन से। किससे बने हुए? स्टोन से बने हुए हैं। तो हम ये तो नहीं कह सकते स्टोन की कमी है, बट स्टोन टूल्स उनके पास आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, पॉटरी यहाँ पे भी आपको BRW आपको देखने को मिलेगा। कैसी पॉटरी मिलेगी? BRW। ये बात ध्यान रखना, BRW कहाँ मिल रहा है आपको? आहार एंड गिलुंद, जो कहाँ पर सिचुएटेड है? राजस्थान में सिचुएटेड है। अब चलते हैं राजस्थान से नीचे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आपको मिलेगी मालवा। मालवा कल्चर आपको देखने को मिलेगा चालकोलिथिक का। इसका टाइम पीरियड पे आप देखो कब से कब तक है? 1700 से 1200 BCE तक आपको देखने को मिलेगा, मतलब आहार गिलुंद से पहले आपको देखने को मिल जाते हैं। वेस्टर्न पार्ट ऑफ MP इंक्लूडिंग नर्मदा वैली। याद आ रहा है नर्मदा मैन? तो नर्मदा में, नर्मदा के आसपास काफी समय से आप देख रहे हो क्या कौन है? ह्यूमन आपको देखने को मिल रहा है। और इससे पहले भी हमने देखा आहार और गिलुंद ये दोनों बनास के आसपास हैं। ये जो हम बात कर रहे हैं मालवा, ये किसके पास मिल रहा है? नर्मदा। इसका मतलब अभी भी जो ज्यादा प्रोमिनेंट कल्चर्स हैं वो कहाँ देखने को मिल रहे हैं? नदी के इर्द गिर्द आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कुछ फेमस साइट्स हैं जिसके बारे में हम आगे एक एक करके देखेंगे। यहाँ के जो फीचर्स हैं, रिच सेरेमिक्स आपको देखने को मिलती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मालवा वेयर। क्या कहते हैं? मालवा वेयर। ये दिखने में काफी सुंदर होती है, तो इसे कहा जाता है कि दे आर द रिचेस्ट अमंग चालकोलिथिक सेरेमिक्स। तो इसलिए इन्हें क्या कहा जा रहा है? सबसे अच्छी सेरेमिक कहा जा रहा है किसको? मालवा सेरेमिक को। फूड ग्रेन्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे वाइड वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स मिला है। कहाँ पे? नावा
दातोली में आपको बहुत सारी मात्रा में आपको क्या मिले, जो अनाज होता है वो आपको देखने को मिला है। हाउसिंग फोर्टिफाइड सेटलमेंट फाउंड एट ईरा एंड नागदा। तो नागदा और ईरान में आपको क्या मिला है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स आपको देखने को मिले हैं। याद करो, आहार और गिलंद में जो घर मिले थे वो पत्थर के बने थे, लेकिन वो फोर्टिफाइड नहीं है। यहाँ पे सेटलमेंट्स कैसा हो चुका है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट हो चुका है। किसमें, मालवा की अगर अपन बात करें। उसके बाद जॉरवे संस्कृति, जॉरवे कल्चर, ये कहाँ का कल्चर है, महाराष्ट्र का कल्चर है और इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर टाइम पीरियड की बात करें तो कब से कब तक है, 1400 से 1700 BC तक आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और लोकेशन विदर्भ और कोंकण को अगर अपन छोड़ दें तो पूरे वेस्टर्न महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, कोंकण और विदर्भ को छोड़ना होगा, यहाँ पे आपको ये साइड्स देखने को नहीं मिलती। कौन कौन सी हैं, जॉरवे, देमाबाद, नेवासा और इमाम गांव। इसके बारे में और आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये फेमस साइड्स है किसकी, जॉरवे कल्चर की। ये जो सेटलमेंट्स है इन्हें कहा जाता है प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स। क्यों, क्योंकि दैमाबाद और इमाम गांव ये आपको देखोगे लार्जर एंड शोर्ट साइंस ऑफ फोर्टिफिकेशन, a settlement hierarchy almost reaching an urban stage। फोर्टिफिकेशन आपको मालवा में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन मालवा के फोर्टिफिकेशन के बाद इसमें एक और चीज आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे सेटलमेंट कैसे है, हायरार्की में है। जैसे जब हम हड़प्पा में पढ़ेंगे तो आप देखोगे अलग अलग जोन बने हुए हैं, जहाँ पे अपर सिटाडल और लोअर सिटाडल आपको देखने को मिलेगा। तो उस तरह का एक कल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो काफी अच्छी व्यवस्था थी रहने के लिए। इसे कहा जा रहा है कौन सा, रीचिंग एन अर्बन स्टेज। करीब करीब कहां तक पहुंच चुके हैं हम, अर्बन स्टेज। जैसे घर जो होंगे जो हड़प्पा में हम देखने को मिलेंगे जैसा सेटलमेंट, वैसा सेटलमेंट्स आपको जॉरवे कल्चर में स्पेशली दैमाबाद में आपको देखने को मिल रहा है। बरियल, पीपल बरीड देयर डेड अर्न्स अंडर द हाउस फ्लोर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, जो हाउस फ्लोर है उसी के नीचे दफनाया जा रहा है यहाँ पे लोगों को। और किस तरीके से, जो सर है उनका नॉर्थ में आपको देखने को मिलेगा और जो पैर है वो आपको साउथ में देखने को मिलेगा। तो नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से उनको बरी किया जा रहा है। ठीक है, और जॉरवे कल्चर की एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह पता लगा यहाँ पे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चों की मृत्यु बहुत ज्यादा होती थी। ये बात कैसे पता चली है, क्योंकि हमें बहुत लार्ज साइट्स मिली हैं जहां पे बच्चों को क्या किया गया है, दफनाया गया है। देखो, द बरियल ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन सजेस्ट हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है कि हाई IMR कौन से कल्चर का पार्ट था, कौन से कल्चर में आपको देखने को मिला है, महाराष्ट्र के जॉरवे कल्चर में आपको देखने को मिल रहा है। दैमाबाद इज फेमस फॉर द रिकवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ब्रॉन्ज गुड्स। तो दैमाबाद में जैसे अभी हमने देखा था आहार और गिलुंद में काफी ज्यादा मिल रहा था, उसी तरीके से महाराष्ट्र के दैमाबाद में भी ये जो कॉपर टूल्स हैं ये काफी ज्यादा अमाउंट में हमको देखने को मिले हैं। अभी तक हमने BWR देखी है, जो ब्लैक रेड वेयर BRW हमने देखा है। उससे आगे हम चलते हैं। अब हमें जो पॉटरी मिल रही है इसको कहेंगे हम लोग OCP। क्या कहेंगे, OCP, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी कल्चर। ऑक्रे मतलब होता है गेरुआ कलर। कौन सा कलर, गेरुआ। हिंदी में ये कलर होता है गेरुआ, इंग्लिश में से ऑक्रे कहते हैं। और आपको एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, आपने सुना होगा जयपुर को अक्सर कौन सी सिटी कहा जाता है, पिंक सिटी कहा जाता है। लेकिन जयपुर के अगर आप पुरानी इमारतों को देखोगे तो उन पुरानी इमारतों पे गेरुआ रंग देखने को मिलेगा। और जिस समय ब्रिटेन के राजकुमार अब जयपुर देखने आए, अल्बर्ट, प्रिंस अल्बर्ट जब जयपुर आए तो उन्होंने जब हेलीकॉप्टर से जयपुर को देखा तो उन्हें वो सब कुछ गेरुए रंग का नजर आया। गेरुए रंग की इंग्लिश टर्म इतनी फेमस नहीं थी, तो उन्होंने उस गेरुए शहर को देख के कहा ये कौन सी सिटी है, पिंक सिटी है। ठीक है, तो अगर उनको पता होता कौन सी टर्म ऑक्रे, तो वो कौन सी सिटी बना देते, जयपुर को ऑक्रे सिटी बना देते। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जयपुर का रंग बेसिकली क्या है, पिंक नहीं है, वो गेरुआ रंग आपको देखने को मिलेगा। और अब पॉटरी कौन सी मिल रही है, गेरुए रंग की पॉटरी मिल रही है। कहां पे मिल रही है, मुख्य रूप से जो गंगा यमुना का दोआब है, गंगा यमुना दोआब एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड हरियाणा में आपको देखने को मिल रही है कौन सी, ऑक्रे कलर्ड पॉटरी। कब से कब तक की है, कितनी पुरानी है, 2000 से 1500 BC के आसपास आपको देखने को मिल रही है। राजस्थान में ब्लू सिटी के नाम से एक फेमस जगह है। ब्लू सिटी मतलब राजस्थान की जोधपुर सिटी, तो जोधपुर में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको उत्तर प्रदेश के
अतरांग जिखेरा जो जगह है वहां आपको देखने को मिलेगा। और यूपी के साईपाई जो इलाका है वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पे आपको OCP ऑक्रे कलर्ड पॉटरी जो गेरुए रंग के वो आपको देखने को मिलेगी। कैरेक्टराइज्ड बाय रेड स्लिप्ड वेयर विद ब्लैक पेंटिंग, यहाँ पे आपको कॉपर होर्स मिलते हैं, मतलब यहाँ पे अच्छी खासी अमाउंट में आपको क्या मिला है, कॉपर मिला है। लार्ज कलेक्शन ऑफ कॉपर टूल्स एंड वेपन्स आपको देखने को मिले हैं। ये जो सेटलमेंट्स है जहाँ पे आपको ऑक्रे कलर की पॉटरी मिली है, बहुत बड़े सेटलमेंट्स नहीं थे। अगर बड़े होते तो हम पूरे चालकोलिथिक एज को कौन सी पॉटरी के साथ एसोसिएट करते हैं, OCP के साथ। लेकिन अब ज्यादातर जो बर्तन मिले हैं वो किस कलर के मिले, हमें ब्लैक और रेड कलर के मिले हैं विद वाइट लाइनिंग हमको देखने को मिली है। प्री हरप्पन इन्फ्लुएंस, द OCP पीपल वर जूनियर कंटेम्पररीज टू हरप्पन्स एंड सम गिव एंड टेक कैन बी एक्सपेक्टेड। तो हो सकता है ये वाला जो गंगा यमुना दोआब वाले क्षेत्र में जो लोग रह रहे थे, अभी छोटा सेटलमेंट था, ये शायद इनका रिलेशन था किसके साथ, उस समय हरप्पन सिविलाइजेशन जो धीमे धीमे बड़ा हो रहा था, वहां से इनके क्या होते थे, ट्रांजेक्शन्स हुआ करते थे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। आगे हम चलें तो जैसा भी हम राजस्थान में देख ही रहे थे कि जोधपुर में आपको कौन से कलर की OCP आपको देखने को मिलती है। तो जोधपुर में एक जगह है गणेश्वर, क्या है, गणेश्वर आपको देखने को मिलेगी। तो गणेश्वर की हम बात करें तो 2800 से लेके 2200 BC तक की ये सभ्यता है। और खेतरी कॉपर बेल्ट इन राजस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खेतरी खेतरी है ना, गणेश्वर जोधपुर जो संस्कृति है। अब ये बात मत समझना कि गणेश्वर जोधपुर में है, जो गणेश्वर है ये अलग जगह है, जोधपुर अलग है, ठीक है। ओल्डेस्ट चालकोलिथिक जो गणेश्वर है प्रेडेट्स द मैच्योर हरप्पन कल्चर। तो सबसे पुरानी जो चालकोलिथिक साइट्स है उसमें आपको देखने को मिलेगी कौन सी, गणेश्वर। कॉपर सप्लाइज दिस कल्चर मेनली सप्लाइड कॉपर टू द हरप्पन सिविलाइजेशन। तो आप जब खेतरी का नाम आएगा और जब आप हरप्पन चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो मैं बार बार आपको बताऊंगा कि वहां पे जो कॉपर आया करता था, कॉपर मेनली कहां से आया करता है, उस समय खेतरी से आ रहा है। तो इसीलिए याद करो जो पिछली स्लाइड में आपने पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है जोधपुर राजस्थान में, और यहाँ लिखा हुआ है कि गिव एंड टेक हुआ करता था किसका, किसके साथ, हरप्पा के लोगों के साथ और जो OCP वाले लोग थे उन लोगों के साथ। और इस बात को ये प्रूव भी यहाँ पे कर रहा है कि जो खेतरी गणेश्वर जोधपुर वाला जो इलाका है वो टाइज रखा करते थे किसके साथ, हरप्पन सिविलाइजेशन के साथ। वो क्या कर रहे हैं, अपने कॉपर को बाहर बेच रहे हैं। इट हैड बोथ चालकोलिथिक फीचर एंड OCP हरप्पन लाइक आर्टिफैक्ट्स। तो दोनों आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या, अब आप समझो कि एक ऐसा शहर है, एक ऐसा शहर मान लिया जाए बीच में और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है A और यहाँ पे एक शहर है जिसका नाम है B। अब ये जो शहर है बीच में C, इसके ट्रांजैक्शन A के साथ भी हो रहे हैं और इसके ट्रांजैक्शन B के साथ भी हो रहे हैं। तो आप पाओगे जो C में कुछ चीजें A की मिलेंगी और C में कुछ चीजें B की भी आपको देखने को मिल रही हैं। सेम चीज हो रही है किसके साथ, गणेश्वर के साथ, किसके साथ, जोधपुर के साथ, खेतरी के साथ, कि चालकोलिथिक एज स्टोन टूल्स वाला समय तो है ये, तो यहाँ पे आपको माइक्रोलिथिक भी मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हरप्पन लोगों के साथ भी इनका टाइज है। तो यहाँ पे ब्लैक रेड वेयर पॉटरी के अलावा आपको क्या मिल रही है, OCP भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद इनका सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था, सोशल एंड रिलीजियस लाइफ कैसी थी। तो यहाँ पे सोशल हायरार्की आपको अब देखने को मिल रही है। एविडेंस ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज विजिबल इन सेटलमेंट पैटर्न्स एंड बरियल प्रैक्टिसेस। तो अभी हमने देखा था कि जो सेटलमेंट्स थे वो फोर्टिफाइड हो चुके थे और वहां पे आपको क्या देखने को मिली थी, हायरार्की देखने को मिली थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कौन सी साइट के सेटलमेंट पे आपको हायरार्की देखने को मिली थी। साथ ही साथ जो बरियल प्रैक्टिस है, अब अगर कोई बड़ा आदमी है उसको दफनाया जाएगा तो उसमें वो उसने जितनी चीजें काम में ली हैं या जितनी चीजें वो उसको दी जा सकती है वो सब आपको देखने को मिलेगी, उसके साथ क्या की जाएंगी, बरी की जाएंगी। इसका मतलब जिस व्यक्ति के आसपास ज्यादा सामान मिला है वो समाज में ऊंची प्रतिष्ठा पे था और जिसके पास कम सामान मिला है वो समाज में नीची हायरार्की में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
Okay. Burial, the inclusion of grave goods, pots, copper necklaces with some burials, not all point to social stratification. यहाँ पे social stratification, सोसाइटी में आपको क्या देखने को मिला है? स्ट्रेटिफिकेशन, लेयर्स आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है। तो धीमे धीमे सोशल स्ट्रेटिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो आगे जाके क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर अपन बात करें तो ये इनका धार्मिक जीवन कैसा था, रिलीजियस लाइफ कैसी थी, तो ये पूजा जो करते थे वो करते थे मदर गॉडेस की, किसकी? मदर गॉडेस की पूजा करते थे। और ये मदर गॉडेस कैसे पता लगा है हमें? टेराकोटा फिगर्स मिले। कैसे मिले? टेराकोटा फिगर्स। टेराकोटा मतलब मिट्टी से बनी हुई जो मूर्तियां हैं, मिट्टी को जलाया जाता है और पकाया जाता है बेसिकली, उससे जो मूर्ति बनती है टेराकोटा फिगर्स होते हैं। और वुमेन सजेस्ट द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस। बुल वर्शिप, अब टेराकोटा के स्टाइलिश टेराकोटा के बुल्स भी मिले हमको, जो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद यहाँ पे बुल वर्शिप भी की जाती थी। तो वर्शिप की अगर अपन बात करें तो दो चीज याद रखनी है, मदर गॉडेस और बुल वर्शिप, और बुल वर्शिप। चलिए आगे चलते हैं। चालकोलिथिक एज क्यों इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसको समझते हैं। कि सबसे पहले तो चालकोलिथिक एज में अभी तक हमारे पास कोई सेटलमेंट के नाम पे कोई बड़े सेटलमेंट नहीं थे, लेकिन चालकोलिथिक एज में हमारे पास पहले रूरल सेटलमेंट्स आपको देखने को मिले। तो दे आर फर्स्ट विलेजेस आपको देखने को मिले, नई क्रॉप्स आपको देखने को मिल रही है, जैसे सीरियल्स आपको देखने को मिल रहे हैं, लिंटल्स आपको देखने को, पल्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। फर्स्ट पेंटेड पॉटरी, तो अभी हमने देखा कि ब्लैक रेड वेयर पॉटरी आपको देखने को मिल रही है, और कुछ जगह हड़प्पा का जहां पे इफेक्ट आ गया वहां पे ओसीपी भी आपको देखने को मिल रही है। स्प्रेड ऑफ फार्मिंग हो रहा है धीमे धीमे, नर्मदा में भी, राजस्थान के बनास में भी, डेक्कन में भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, एग्रीकल्चर होते हुए देखने को मिल रहा है। ब्रिज टू अर्बनाइजेशन, बहुत जगह हमने पढ़ा कि अब जो सेटलमेंट है वो कैसा सेटलमेंट है, फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, स्ट्रेटिफिकेशन आ रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, तो किसी दिन वो सरप्लस भी हो जाएगा, मतलब दे वर वेरी क्लोज टू अर्बन सिविलाइजेशन। किसकी क्लोज है? अर्बन सिविलाइजेशन की। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थी? सबसे पहले जो हड़प्पा में आपको देखने को नहीं मिलेगा वो इनका रूरल नेचर। ये कैसे लोग थे? ग्रामीण लोग थे। तो ज्यादातर लोग किस काम में लगे हुए थे? प्राइमरी एक्टिविटीज में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, स्पेशली एग्रीकल्चर में आपको देखने को मिलेंगे। लिमिटेड टेक्नोलॉजी, इनको स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर तो बताती, बट हाउ टू मिक्स टिन एंड कॉपर टू प्रोड्यूस ब्रॉन्ज, ये सारी चीजें इनको नहीं पता थी। हाई मोर्टेलिटी, अभी हमने देखा आईएमआर बहुत जगह आपको दैमाबाद में हाई देखने को मिला। इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग क्या हो रहे थे? मर रहे थे, मतलब इनके पास उपचार की या मैं कहूं मेडिसिन की कोई बहुत ज्यादा फैसिलिटी उपलब्ध नहीं थी। लैक ऑफ राइटिंग, जिस तरीके से जो स्टोन एज है उसका कोई राइटिंग एविडेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हड़प्पा में आप जैसे ही पहुंचोगे उनकी राइटिंग एविडेंसेस हैं हमारे पास, बट हम उसको क्या नहीं कर पाए, अभी डिसाइफर नहीं कर पाए, उसको पढ़ नहीं पाए। तो उस तरीके का कोई भी राइटिंग एविडेंस चालकोलिथिक एज से आपको देखने को नहीं मिलता। दिस एरा रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट बट इनकम्प्लीट स्टेप टुवर्ड द फुल सिविलाइजेशन, पेविंग द वे फॉर द मोर कॉम्प्लेक्स सोसाइटीज इन द फ्यूचर। इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना एडवांस सोसाइटी आपको देखने को नहीं मिल रही है। अभी इससे और ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपको कहां देखने को मिलेगा? हड़प्पन जब कल्चर आ जाएगा तो इस कॉपर एज, इस चालकोलिथिक एज से भी इंपॉर्टेंट कल्चर आपको देखने को मिलता है। कुछ क्वेश्चंस अभी खत्म नहीं हुई है ना, क्वेश्चंस के बाद ऐसा नहीं है कि भाग जाओ, अभी इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स और हैं, जैसे दैमाबाद, इमामगाम, उनके बारे में हमें पढ़ना है। तो यूपीएससी ने 2020 में सवाल पूछा था यहाँ से, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग पेयर। दैमाबाद चालकोलिथिक साइड है, लोथल अर्बन हड़प्पन साइड है, इमामगाम प्रोटो अर्बन साइट है क्या? अब इसमें आपको बताना है। तो हमें ये नाम तो अभी हमने कितनी बार पढ़ा है, कौन सी एज में पढ़ रहे हैं हम लोग? चालकोलिथिक एज में पढ़ रहे हैं, तो ये बात तो एकदम गलत हो गई। ये हमने पढ़ा है कि दैमाबाद चालकोलिथिक साइड है, लोथल का हमें नहीं पता। लोथल का मैं बता देता हूं आपको, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। कैसी साइड है? अर्बन हड़प्पन साइड है। ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन कौन कौन से सही हो गए? दैमाबाद और लोथल इसके करेक्ट ऑप्शन हो गए। इमामगाम वाज अ चालकोलिथिक साइट बट इट वाज नॉट क्लासिफाइड एज अ प्रोटो अर्बन साइट एज इट डिड नॉट हैव फुली अर्बन कैरेक्टर। ठीक है, ये क्लोज था लेकिन पूरा अर्बन कैरेक्टर कहां देखने को नहीं मिलेगा आपको? इमामगाम में देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा, एक और ऐसा क्वेश्चन जो बन सकता है शायद, वो ये है कि मेहरगढ़ में सबसे पहले अनाज का उत्पादन और पशुपालन शुरू हुआ। दाद जली हेडिंग में नवपाषाण युग के बाद चालकोलिथिक युग आया। ये अभी हमने देखा था, ये वाली साइड अगर आपको याद है। आहड़ संस्कृति में तांबा
बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। क्या ये बात सही है? तो ये बात तो बिल्कुल गलत है कि आहट संस्कृति में तांबा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। दाजी हेडलिंग, ये क्या लिखा हुआ है? नवपाषाण युग के बाद चालकोलिथिक एज युग आया। नवपाषाण के बाद चालकोलिथिक आया। तो इसमें आप देखोगे कि ये कैसी साइट है? ये नियोलिथिक साइट है। याद है पिछले क्लास वाला मैप अगर आपको याद है तो आपको पता होगा। मेहरगढ़ में अनाज का उत्पादन सबसे पहले हुआ और पशुपालन भी सबसे पहले हुआ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेहरगढ़ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कौन से राज्य में आपको देखने को मिलता है। अब एक एक करके जो जहां से सवाल बन सकता है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स हैं उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बिहार के चिरांद में हम चलते हैं। तो इसकी पहले तो ज्योग्राफिकल लोकेशन कौन सी दो नदियों के पास मिलेगा आपको? ये दोनों नियोलिथिक में भी हमने पढ़ा था और चालकोलिथिक एज भी आपको देखने को मिलेगा। कौन सी रिवर है? गंगा रिवर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। गंगा, सोन, गंडक, ये सारी नदियां आपको इसके आसपास देखने को मिलेंगी। और जो आज का पटना है, या मैं कहूँ पाटलिपुत्र जो था, उससे 40 किलोमीटर के आसपास इसकी दूरी आपको देखने को मिलती है। ठीक है। ये चारों नदी के नाम भी आप याद रखना। वैसे तो गंगा की सारी सहायक नदी हैं, गंगा, सोन, गंडक और घाघरा, ये चार नदी के जंक्शन पे आपको देखने को मिलता है। टूल्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे बोन टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। कि कौन से टूल्स हैं? बोन टूल्स, ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक बोन टूल्स के बारे में इस पूरी क्लास में हमने नहीं पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वो भी इसी के लिए पढ़ा था। तो चिरांद में आपको कौन से टूल्स देखने को मिलते हैं? बोन टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये किससे मिले आपको? डियर से आपको देखने को मिलते हैं। डियर से अगर मिल रहे हैं, इसका मतलब उस समय डियर की क्या की जा रही होगी? हंटिंग की जा रही है। तो इन लोगों को किसके बारे में अच्छी जानकारी है? हंटिंग के बारे में। और डियर चूंकि बहुत तेज भागता है, आप सोचो उसकी हंटिंग हो रही है, तो देवर गुड हंटर्स, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। आगे अगर अपन बात करें कल्चर की, तो लेट नियोलिथिक फेज आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ आपको चालकोलिथिक एज भी आपको देखने को मिलता है। किसमें? चिरांद में। तो लेट नियोलिथिक एज, इसके बारे में हमें कैसे पता चला? जो हमें बोन टूल्स मिले, जब कार्बन डेटिंग हमने करी तो उसकी जो एज मिली वो किसके सिमिलर थी? नियोलिथिक एज के वो सिमिलर हमको देखने को मिली। ठीक है। तो ये बात करी चिरांद की। चिरांद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये नियोलिथिक, चालकोलिथिक दोनों है। चार नदियां मिलेंगे आपको, गंगा, सोन, गंडक और घाघरा। और यहाँ पे बोन टूल्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। आगे हम चलते हैं और कश्मीर की। कश्मीर में बुर्ज होम जो जगह है, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बुर्ज होम क्या हमने पहले भी पढ़ी है तो बताइए कौन से टाइम पीरियड की ये साइट आपको देखने को मिलती है? इसे कहा जाता है द प्लेस ऑफ बर्ज, अ नियोलिथिक साइट लोकेटेड 16 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर। यहाँ की यूनिक प्रैक्टिस क्या है कि ये पिट्स में रहा करते थे, नियर लेक साइड, नदी के साइड नहीं, ये पिट्स में, पिट्स बना के रहा करते थे। कहाँ पे? क्योंकि तापमान बहुत कम है। अगर बाहर खुले में रहोगे तो क्या होगा? ठंड ज्यादा लगेगी। तो पिट्स बना के रहा करते थे। दे हैड अ हंटिंग एंड फिशिंग इकोनॉमी। अगर लेक के पास रहे हो तो ऑब्वियस बात है कि वो क्या करेंगे? वहां पे फिशिंग करेंगे। बट दे वर ऑल्सो फैमिलियर विद द एग्रीकल्चर। ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर यहाँ पे कब होता था? अब तो जो कश्मीर के आसपास है, कश्मीर में जहां जहां पे वैलीज है वहां तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हो। हर जगह एग्रीकल्चर आज भी नहीं हो सकता, तो उस समय करना तो काफी मुश्किल रहा होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि यहाँ पे जो बरियल हुआ है, जो हमें मरे हुए लोग मिले, उनके जो शव मिले हैं, उसके साथ उनका क्या मिला है? डॉग मिला है। डॉग के क्या मिले आपको? एविडेंसेस मिले। इसका मतलब कि जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उनको भी बरी किया जाता था। किसके साथ? उनके मालिक के साथ, उनके मास्टर के साथ। टूल्स की अगर अपन बात करें तो पॉलिश टूल्स मतलब नियोलिथिक, साथ ही साथ न्यूमरस बोन टूल्स आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पे? बुर्ज होम में। आगे चलते हैं, ये बात थी बुर्ज होम की। अब बात करते हैं नव दातोली। ये कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। कौन सी रिवर है यहाँ पे? नर्मदा रिवर है। कौन सी साइड है? चालकोलिथिक साइड है। ठीक है। ये याद रखना कि यहाँ पे आपको बहुत सारे फूड ग्रेन्स आपको देखने को मिले हैं। इसका मतलब एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी नॉलेज थी इन लोगों के पास। इन लोगों के पास कौन कौन से? व्हीट, राइस, बार्ले एंड वेरियस पल्सेस लाइक लेंटिल, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, ये सब आपको कहां देखने को मिले हैं? ये सब आपको देखने को मिले हैं नव दातोली में। ठीक है। जो कहां पर है? मध्य प्रदेश, नर्मदा नदी के पास आपको देखने को मिलेगा। और मालवा वेयर यहाँ पे मिला है। मालवा वेयर जो रिचेस्ट सेरेमिक थी, रिचेस्ट आपको क्या मिलेगा? सेरेमिक्स आपको देखने को मिलेगी किस समय की? चालकोलिथिक की।
ठीक है, ये बात करी मध्य प्रदेश की साइड की। इनाम गांव बहुत देर से इसका नाम पढ़ रहे थे, कहाँ मिलेगा आपको, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलता है। कैसी साइड है, चालकोलिथिक साइड है। और कौन से कल्चर से एसोसिएटेड है, तो महाराष्ट्र में जॉर्वे कल्चर था, तो जॉर्वे कल्चर से एसोसिएटेड आपको देखने को मिलेगी। इसी में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे प्रोटो अर्बन फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे। कैसे, इट वॉज अ लार्ज सेटलमेंट विद 100 हाउस एंड फोर्टिफिकेशन सजेस्टिंग इट हैड रीच्ड ऑलमोस्ट अर्बन स्टेज। ये बात ध्यान रखना, ऑलमोस्ट अर्बन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। अभी यूपीएससी ने पिछले ऑप्शन में हमने देखा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी, तो ये ऑलमोस्ट अर्बन है, अर्बन स्टेज ये नहीं कहोगे इसको, ठीक है। सोशल हायरार्की, क्यों, क्योंकि घर अलग अलग स्ट्रेट्स पे बने हुए हैं, कुछ घर ऊंचे हैं, कुछ घर जो नीचे हैं, कुछ बरियल प्रैक्टिसेस के तौर पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सोशल हायरार्की आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। गणेश्वर, ये कहाँ मिलेगा आपको, राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। रिच कॉपर माइंस है, सीकर झुंझुनू वाला एरिया, झुंझुनू में मिलता है बेसिकली, जो खेतरी है। तो आपको अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में और अच्छे से हम लोग किस पे फोकस करेंगे, खेतरी की माइनिंग पे फोकस करेंगे। ये 2800 से 2200 बीसी तक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इकोनॉमिक की अगर अपन बात करें तो इनकी इकोनॉमी तो सीधे सीधे किससे चल जाएगी, कॉपर से चल जाएगी। बट रिसीव्ड वेरी लिटल इन रिटर्न इंडिकेटिंग वन वे ट्रेड रिलेशनशिप। तो हो सकता है कि ज्यादा आपको कॉपर मिलेगा हड़प्पा में गणेश्वर का, लेकिन हड़प्पा के एविडेंसेस आपको काफी कम मिलते हैं गणेश्वर में। इसका मतलब वन वे ट्रेड हुआ करता था शायद, किसके बीच में, गणेश्वर और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में। अच्छा, ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे कुछ ट्रेड्स भी मिलेंगे, कुछ मिली जुली चीजें भी मिलेंगी हड़प्पा की। तो यहाँ पे मिलता है आपको ओसीपी, क्या मिलता है, ओसीपी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट साइड की बात अगर अपन करें तो ये अब ठीक है, जो इंपॉर्टेंट साइट्स थी वो हमने देखी। अब आगे चलते हैं, चालकोलिथिक और हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो पहले हड़प्पा का देखते हैं, फिर चालकोलिथिक का देखेंगे। हड़प्पा के लोग ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांस थे, क्यों, क्योंकि उनको कॉपर और टिन वाली बात याद रखना, ब्रॉन्ज बनाना उनको आता था। सेटलमेंट्स, ये कैसा सेटलमेंट्स है हड़प्पा, तो आप प्रॉपर देखोगे अर्बन सेटलमेंट्स है। यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, ना केवल आसपास की साइड से ट्रेड हो रहा है, बल्कि इंटरनेशनल ट्रेड होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमी जो है वो सरप्लस प्रोडक्शन पे है, भाई मेरे पास जो चीज ज्यादा हो गई मैंने आपको दे दी, आपके पास जो चीज ज्यादा हुई मेरे को आपने दे दी, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर अब काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया भाई, जिसके पास ज्यादा खेती हो रही है, जिसके पास ज्यादा जमीन है वो ज्यादा खेती कर पाएगा, तो ये सब चीजें हो रही है। मतलब अब सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन आ गया है, क्या आ गया, स्ट्रेटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा विद पॉसिबल मर्चेंट रूलिंग क्लास। मर्चेंट रूलिंग क्लास आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। क्या ये लोग पढ़े लिखे थे, तो इन लोगों ने तो ऐसी ऐसी चीजें लिख दी हैं, पिक्टोग्राफिकल इनकी स्क्रिप्ट हुआ करती थी, जो अभी तक हम क्या नहीं कर पाए, डिसाइफर ही नहीं कर पाए। तो बिल्कुल पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे आपको, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। चालकोलिथिक कल्चर में क्या बात करें तो टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट थे, बिल्कुल थे, स्टोन से कॉपर तक समझा, लेकिन अभी इतनी एडवांसमेंट नहीं आया कि क्या कर सकें, दो मेटल्स को एक साथ जोड़ के एक नया अलॉय बना सकें। सेटलमेंट्स, ये कैसा सेटलमेंट्स है, तो आप कहोगे रूरल सेटलमेंट हुआ करता था, जो करीब जा रहा है किसके, अर्बन सेटलमेंट्स के, ठीक है। इकोनॉमी की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्शन सरप्लस नहीं हो रहा है, कैसा है, सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। सोशल स्ट्रक्चर, अभी स्ट्रेटिफिकेशन शुरू हुआ है, हर जगह हर साइड पे आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलेगा, किसमें, चालकोलिथिक कल्चर में। लिटरेसी, तो दे डिड नॉट हैव ए राइटिंग सिस्टम, ये बात ध्यान रखना, चालकोलिथिक में राइटिंग सिस्टम इनके पास नहीं था। और मेंस के क्वेश्चन की अगर अपन बात करें जो यहां से बन सकता वो ये, व्हाई वर चालकोलिथिक कल्चर अनेबल टू डेवलप इनटू अ फुल फ्लेज सिविलाइजेशन लाइक द हड़प्पन वन, एनालाइज क्रिटिकली। तो ये बताना है आपको कि क्यों चालकोलिथिक कल्चर हड़प्पन कल्चर जैसा डेवलप नहीं हो पाया। कितने वर्ड्स हैं इसके लिए, 200 वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। एक लास्ट चीज हम देख लेते हैं, टाइमलाइन, क्या क्या किस तरीके से टाइमलाइन चली है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बेसिक क्रोनोलॉजिकल आइडिया अगर आपको हो जाता है तो आंसर आप आसानी से कर देते हो। फर्स्ट यूज ऑफ कॉपर आज से 4000 बीसी पहले हुआ था। 2800 से लेके 2200 आपको गणेश्वर और जोधपुरा जो सिविलाइजेशन है वो आपको देखने को मिला। 2100 से 1500 तो आहड़ कल्चर जो है राजस्थान का गिलुंद वाला बानास वैली के आसपास वो आपको देखने को मिलेगा। 2000 से 1800 तो कायत कल्चर आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में, जिसका इन्फ्लुएंस, जिस पे इन्फ्लुएंस मिलेगा आपको हड़प्पा का। अब 2000 से 1500 बीसी के आसपास ओसीपी आपको देखने को मिलेंगे, कहां पे, गंगा यमुना दोआब में और राजस्थान के
खेतरी वाले इलाके में, ठीक है। 1700 से 1200 मालवा कल्चर कहाँ मिलेगा आपको? मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। 1500 बीसी के आसपास अब क्या आ रही है? बर्न्ड ब्रिक्स आना शुरू हो गई हैं, पकी हुई ईंटें आना शुरू हो गई हैं चालकोलिथिक सेटलमेंट में। कहाँ पे? ये गिलुंद में आया है, लेकिन ये काफी कम है। अब याद करो गिलुंद कहाँ पर है? गिलुंद राजस्थान में है और काफी क्लोज विसिनिटी है किसके साथ? हड़प्पा के साथ। 1400 से 700 बीसी जॉर्वे कल्चर, ये कहाँ पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा, जो दैमाबाद और वो सब साइटें हमने देखी है। 1200 बीसी के आसपास डिक्लाइन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द मोस्ट चालकोलिथिक कल्चर इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया ड्यू टू अ प्रोबेबल डिक्रीज इन रेनफॉल। अब राजस्थान वाला इलाका है, यहाँ पे आप देख रहे हो काफी अच्छी चालकोलिथिक साइट्स आपको देखने को मिलती हैं, लेकिन धीमे धीमे एरिडिटी बढ़ेगी तो यहाँ से लोग क्या होना शुरू हो जाएंगे? शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। और सेम चीजें बाकी सब साइट्स के साथ हो रही थी शायद। और 1700 बीसी आते आते जॉर्वे कल्चर जो महाराष्ट्र में है उसका भी खत्म हो जाएगा और यहाँ से चालकोलिथिक फेज खत्म होकर हम लोग किस एज में पहुंच जाते हैं? ब्रॉन्ज एज में पहुंच जाते हैं, हड़प्पन कल्चर में हम लोग पहुंच जाते हैं, ठीक है। द एंड ऑफ चालकोलिथिक एज, अब इसकी अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ, क्लाइमेट चेंज, बारिश कम हो गई, एरिडिटी बढ़ गई, एग्रीकल्चर वल्नरेबिलिटी। अगर महाराष्ट्र के अपन बात करें तो ड्राई ब्लैक क्ले सॉइल, जो रेनफॉल अगर कम हो गई तो खेती वहां पे नहीं हो पाएगी। सेम चीज हुआ कहाँ पे? राजस्थान में। रीजनल डिफरेंसेस, वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया, दीज कल्चर डिसअपीयर्ड अराउंड 1200 बीसी लीविंग अ गैप ऑफ सेवरल सेंचुरीज बिफोर द राइज ऑफ लेटर हिस्टोरिकल कल्चर। तो वेस्टर्न और कहाँ पे? ये सेंट्रल इंडिया में आपको देखने को मिलेगा। और अगर अपन बात करें ईस्टर्न इंडिया में, विद रेड सॉइल चालकोलिथिक फेज वाज फॉलोड इमीडिएटली बाय द आयरन एज। तो यहाँ पे ईस्टर्न इंडिया में तो आपको क्या देखने को नहीं मिल रहा? बीच में गैप नहीं देखने को मिल रहा, लेकिन यहाँ पे ब्रोंज एज नहीं आई है। चालकोलिथिक के बाद डायरेक्ट कौन सी एज आ गई है? आयरन एज आ गई है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद किसकी डिस्कवरी होगी? आयरन की डिस्कवरी होगी। ये आने वाली क्लासेस में हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है चालकोलिथिक एज की। मैंने जो समरी है वो आपको यहाँ पे दी है कि स्टोन एंड कॉपर इंप्लीमेंट्स के माइक्रोलिथ और कॉपर टूल्स यूज हो रहे थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। कौन कौन से एनिमल्स हो रहे थे बात आपको पता होना चाहिए, बट देवर उनको हम यूज नहीं कर रहे थे डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए। वो किस वजह से यूज हो रहे थे? स्लॉटरिंग के लिए, जैसे हम लोग उसको यूज कर रहे थे। यहाँ पे आपको मड हाउसेस देखने को मिलेंगे और एकदम आखिरी में पहुंचते पहुंचते आपको गिलुंद जैसी जगह पे कुछ जगह आपको क्या देखने को मिलेंगी? पकी हुई ईंटें आपको देखने को मिलती है। रिलीजियस बिलीफ, तो यहाँ पे बुल वर्शिप हो रही थी और मदर गॉडेस की वर्शिप होती हुई देखने को मिलेगी। बिगिनिंग ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज, तो सेटलमेंट पैटर्न और बरियल प्रैक्टिस से हमें पता लग रहा है कि सोसाइटी में क्या आ गया है? स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, तो ज्यादा सीरियल क्रॉप्स हैं। लेंटिल्स आप देख रहे हो यहाँ पे हो रही हैं, बार्ले हो रहा है, उसके अलावा वीट और राइस हो रहा है, लेकिन वो कैसा सब्सटेंस है? सरप्लस प्रोडक्शन ये लोग नहीं कर रहे हैं। रूरल बैकग्राउंड है, तो पहले फर्स्ट विलेजर्स हमने कहा कि पहले गांव के लोग थे। ये कौन सा? जो चालकोलिथिक एज में पेंटेड सेरेमिक्स आपको देखने को मिलेगी। और सबसे फाइन सेरेमिक्स कहाँ मिलेगी? आप मुझे बताओ अब कमेंट सेक्शन में कि सबसे फाइन सेरेमिक्स इंडिया में कहाँ देखने को मिल रही हैं। इसके अलावा कौन से कलर की हैं ये सब? तो ये ज्यादातर जो आपको यहाँ पे पॉटरी मिलेगी वो ब्लैक रेड आपको कलर को मिलेगी। राजस्थान में या गंगा यमुना दोआब में आपको ऑकरे कलर्ड पॉटरी उसी पे आपको देखने को मिलेगा। बरियल प्रैक्टिस में आपने देखा नॉर्थ से साउथ पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। और कश्मीर वाली जो साइड्स है वहां पे आपको डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ डोमेस्टिक एनिमल्स भी आपको साथ में मिलेंगे, किसके? मास्टर्स के। ट्रेड एंड कॉमर्स की अगर अपन बात करें तो स्पेशली हमने बात करी खेतरी की, आहर की, गणेश्वर की। ये लोग क्या किया करते थे? ये ट्रेड किया करते थे किसके साथ? हड़प्पा के साथ। तो ये पूरी जो अभी तक हमने पढ़ा उसकी समरी है, ये बात आप ध्यान रखना। तो दिस इज ऑल अबाउट चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर के बारे में जो चीजें आपको पता होनी चाहिए थी, जितनी चीजें यूपीएससी के लिए जरूरी हैं। हालांकि आप कहोगे चालकोलिथिक कल्चर पे तो मैं और 6 घंटे क्लासेस पे ली जा सकती है, लेकिन वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए जरूरी नहीं है। और हमारा फोकस अभी केवल क्या है? आर एस शर्मा सर की किताब। तो दिस वॉज मी मुकुल भारद्वाज एंड यू वर ऑल वेलकम टू दिस चैनल। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस संबोधि सिविल सर्विसेज से फायदा हो रहा होगा। आपको कुछ जियो पॉलिटिक्स के वीडियो मिल रहे हैं, अभी आपको एंशिएंट हिस्ट्री के वीडियोज मिल रहे हैं, और धीमे धीमे बाकी जो
जो भी आपकी डिमांड रहेगी, जैसे कुछ लोगों ने कहा था ज्योग्राफी के लिए कुछ पॉलिटी की बातचीत चल रही है, तो देखते हैं कहाँ पे आप लोग लेके जाते हैं, किस दिशा में आप लोग लेके जाते हैं। वो सारी डिमांड हम फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये चैनल डेडिकेटेड है केवल सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए। जो स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते हैं उनका आपका वेलकम है। और आपको कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम जो चैनल है संबोधि सिविल सर्विसेज का, आप उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। साथ में एक बात और कि अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब लास्ट में वो स्टूडियो देखा जाता है, यूट्यूब स्टूडियो, और उसमें एनालिसिस देखा जाता है, तो उसमें पता लगता है कि 90% ऑफ द पीपल आर जो लेक्चर देख रहे हैं दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग द चैनल। ठीक है, तो ऐसे करने से मतलब कुछ होगा नहीं। अगर आप कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या है, हमें सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। साथ ही साथ बाकी जिन लोगों के साथ आपको शेयर करना है, जो लोग आप साथ में तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी अपने इस दोस्तों के साथ और अपने सहपाठियों के साथ चैनल को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। अब हम पहुंचेंगे कहाँ पे, हड़प्पा में। तो उस जर्नी के लिए भी, उस जर्नी को भी अपन लोग यादगार बनाएंगे और अच्छी तरीके से उसको भी कवर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।